नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों का नया अपडेट इस वक्त आपको बता दें। और इसमें देखिए, एनडीए 204 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं पर इंडिया गठबंधन 32 सीटों पर, और अदर्स की अगर बात की जाए तो 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अदर्स में जनसुराज भी शामिल है। जनसुराज को लेकर काफी ज्यादा बातचीत की गई थी, लेकिन जनसुराज फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीजेपी के दफ्तर में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर नीतीश कुमार को लड्डू खिलाते हुए प्रतीकात्मक रूप से ये नजारे हैं, और इसके साथ साथ आतिशबाजी होते हुए तो एनडीए के खेमे में आप देखिए जीत का जश्न, क्योंकि वक्त हो गया है 3 बज चुका है। और इसी वजह से देखिए अब ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी से मिलते जुलते रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। 204 सीटों पर फिलहाल एनडीए जो है वो आगे चल रहा है, और आरजेडी मात्र 32 सीटों पर, ये इंडिया गठबंधन मात्र 32 सीटों पर, देखिए आरजेडी जिसमें से 26 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये तस्वीर जो है वो फिलहाल तो देखने को मिल रही है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब आप देखिए जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी का दफ्तर हो या फिर जेडीयू का दफ्तर हो, यहाँ पर जीत का जश्न है। और आप देखिए दूसरी ओर आरोपों की बौछार भी देखने को मिल रही है। आरोप जो है वो एसआईआर को लेकर लगाए जा रहे हैं, वोट चोरी को लेकर लगाए जा रहे हैं, और तमाम तरह के आरोप जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे विधानसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद जो जीत का जश्न है, और इसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से उत्साहित होकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 204 सीटों पर इंडिया आगे चल रहा है, 32 सीटों पर इंडिया गठबंधन। सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी बनकर उभरी है। जेडीयू 83 सीटों पर, आरजेडी 26 और कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हीरो जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हीरो वाजपेयी जी से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सर, अभी देखिए जो 3 बजे का वक्त हो चुका है, और ऐसे में कहा जाए कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो रिजल्ट इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, और बहुत आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव का भी आपने सोशल मीडिया पर उन्होंने जो लिखा है वो देखा होगा कि एसआईआर खेला हो गया बिहार में, लेकिन ये खेला हम उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एसआईआर के जरिए बिहार में आपने खेल किया है। ये विपक्ष आरोप लगातार लगा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी यही आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है हार को छुपाने के लिए कई बार आपको अपनी ये तमाम बातें दूसरों पर थोपनी पड़ती हैं। और अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, लगातार बुरी तरह से हारे हैं बिहार में। उन्होंने सभा की, वो एक इंडी गठबंधन के पार्ट थे, और जिस कदर जनता ने वहाँ, जनता जनार्दन ने जिस कदर उनको दरकिनार किया, उस हार की हताशा में इस तरह की शब्दावली वो गढ़ रहे हैं। पर मुझे लगता है 2027 के चुनाव का एक छोटा मोटा खाका उनको दिख रहा है। जो उनकी अंतरात्मा में घबराहट पैदा हो रही है, वो बिहार चुनाव के रिजल्ट को देख के पैदा हो रही है। और दरअसल हारने वाला हमेशा रोता है कि विकेट अच्छा नहीं था, इसने बॉल टेढ़ी डाली, हम समझ नहीं पाए, पहले पता होता तो ये कर देता। ये हार के बाद की हताशा है। उसी के संदर्भ में तरह तरह की बातें अब आप 2027 तक देखते रहेंगे। पर मुझे लगता है जनता का अपमान उन्हें नहीं करना चाहिए। जनता जनार्दन है। पहले उन्होंने कहा वोट चोरी हो रहा है, सहयोगी दलों के वोट राहुल गांधी चोरी कर ले जाते हैं, वहां तेजस्वी के चोरी कर ले या अखिलेश के चोरी कर लेंगे। जी, राज शर्मा जी वो कह रहे हैं कि वोट चोरी तो हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने सहयोगी दलों का ही वोट चोरी कर लिया है। तेजस्वी यादव का वोट चोरी कर लिया है, और अब अखिलेश यादव का भी उत्तर प्रदेश में करेंगे, आरोप लगा रहे हैं वो। ना शांतनु भाई, एक्चुअली क्या है, जो ये आंकड़े दिख रहे हैं इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का, हर प्रवक्ता का दिमाग थोड़ा मस्तिष्क थोड़ा फिर गया है। मैं इसलिए ये उल्टी बातें करने का इनका अधिकार ही अभी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, देखिए जो रिजल्ट दिख रहा है उससे अच्छी बात तो नहीं है। बात ये तो बात की बात होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आज का दिन है, ये आंकड़े देख के मैं ब्लंटली कह सकता हूँ शांतनु भाई की खुशी नहीं हो रही है, बिल्कुल खुश नहीं हो रहे। ये बातें कल की होंगी कि कल हम
क्यों खुश क्यों नहीं हारे, हैं सर आप? कैसे हारे? इसके पीछे की जब वजह क्या है? हैं? क्यों खुश नहीं हैं आप? क्या वजह है इसके नहीं, पीछे? खुश नहीं है, ये तो उम्मीद नहीं थी ना। ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे इतने कम आ जाएंगे। ऐसा नहीं था। ठीक है, होता 10-20 अंतर होता कारण तो क्या चलो इस मानते हैं चीज को सर आप? बेयर करते, लेकिन ये चीज मेरे जैसा ब्लंटली बोलने वाला व्यक्ति, मैं साफ बोलूंगा, अच्छा नहीं है। और इसके लिए हमें सोचना होगा क्या गड़बड़ हुई। ये तो होगा मंथन, ये तो होगा ही, मगर इसमें ये तो बात है कि इनकी हेल्प की गई है ना। संविधानिक संस्थाएं हैं, मगर सवाल यहाँ पे आज आज किसी पे नहीं। अब ये सब बातें होंगी नए सिरे से, लेकिन इतना घट जाएंगे ये शांतनु भाई नहीं सोचा था। ये सोचने का विषय हमारे लिए भी। मैं ये कह रहा हूं, सामने वाला हमसे जीत रहा है तो अपनी ताकत से नहीं जीत रहा है, वो छल कपट है। ये तो है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। इसमें क्या, ये तो दुनिया कहती है, चाहे छल कपट से जीते चाहे कैसे जीते, लेकिन यहाँ आंकड़े उन्हीं की जीत के दिखा रहे। तो मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को आंखों से आंखें मिला के कह सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जी। थोड़ा संयम बनाए रहें, अच्छा रहेगा, है ना। बड़े बड़े जीते, बड़े बड़े हार गए, वो तो चलो बात की बात है, लेकिन आज जब अनार फूको तो थोड़ा हाथ में मत फूकना, क्योंकि हाथ जलने का भी डर होता है। इसलिए थोड़ा आराम से रहना, संयम से रहना, वही अच्छा है। बाकी फिर दोबारा कहता हूं, ये अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां छल कपट हुआ और कहां बिहार ने वोट कर दिया। मैं भी देख रहा था, आपको भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हो जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसे कि इतना बड़ा मार्जिन होगा, मतलब सोचने का विषय। अभी क्योंकि मुझे लग रहा है, अब देखो क्या होगा, 10-20 सीटें ऊपर नीचे हो जाएं, एक बात अलग है। मैं यहाँ पे जबरदस्ती आज देखिए कहने हीरो लगूं, वाजपेयी जी के आज पास सिर्फ शायद एक ही आवाज बात नहीं जा मेरे पा दिल रही है, से निकल बातचीत रही। करते हैं उसके बाद। जी, लेकिन राज शर्मा जी, आप सिर्फ और सिर्फ ये मानते हैं कि आज जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि जो तमाम भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सहयोग किया है, इसके अलावा आपको कांग्रेस पार्टी का या आरजेडी का मिसमैनेजमेंट या फिर तमाम जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठा पाया गया या फिर जनता तक नहीं पहुंचाया गया, इसमें कोई कमी आपको नजर नहीं आती? आप सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं, मानते ये हैं भी कि लगता है, एसआईआर एक मुद्दा था, ये भी वोट लगता चोरी है। एक मुद्दा था? ना ना शांतनु भाई, मैं जरूर कहूंगा इस बात को, जितनी मेहनत राहुल जी करते हैं हमारी पार्टी में, अगर उसकी डिलीवरी हम जैसा लोग भी करने लगे, बात ही कुछ और होगी। हम लोग इतना नहीं कर पा रहे और इसका हमें भुगतना पड़ रहा, जो कि आज मुझ जैसे व्यक्ति को कहना पड़ रहा, अच्छी बात नहीं है। देखिए, एक और बात है, बार बार बचने का साधन ढूंढोगे, कभी जीत हासिल नहीं होगी। एक दिन तो मानना पड़ेगा कुछ तो गलतियां हैं ना हमारी। हम क्या कर रहे हैं, नेता पूरा देश छान दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं, नीचे जिला अध्यक्ष क्या कर रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं। आखिर कब तक आपसे हम झगड़ेंगे, कब तक बीजेपी के प्रवक्ता से झगड़ते रहेंगे? क्या ये दिन भर झगड़े? आज अपनी बात को आत्म मंथन करने का समय होगा मुझ जैसे व्यक्ति को। मुझ जैसा व्यक्ति नक्कारा ना बन जाए। अगर नक्कारा बन रहा है, उसे मैं समझता हूं राहुल जी के सामने कसम खा के कहनी चाहिए, मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। मैं अपना डिलीवरी तो दूं, मैं कितनी डिलीवरी दे पा रहा हूं। एक नेता क्या कर लेगा भाई? राहुल इतनी मेहनत करते हैं, राहुल गांधी जी, लेकिन मैं कहता हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है शांतनु भाई, मुझे कुछ नहीं है डर है यार। कल से कह दोगे बोलना बंद कर दूंगा, मगर मैं कहूंगा सच के सिवा मुझे कुछ नहीं कहना है। आज गलत है और मैं आ गया क्योंकि मैंने टाइम दिया था, मेरा बोलने का मन नहीं है। मैं किसी के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा बहुत होता ना गैप, वो बेरेबल होता है, चलो बेर किया जा सकता, लेकिन ये तो सोच के परे है, सबके सोच के परे। चलिए राज शर्मा जी, अब काफ़ी बातें आपने उठाई हैं और देखिए कहा जाए ईमानदारी से बात ये मानते हुए कि कहीं ना कहीं नेता जो है वो करते हैं मेहनत, लेकिन कार्यकर्ताओं ने क्या किया। बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं, 243 सीटों का जो रुझान है वो सामने आ गया है सभी सीटों का, और इस पर जो इस वक्त समीकरण जो सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनते हुए इस विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। जेडीयू नंबर 2 पर है, आरजेडी नंबर 3 पर है, और इसके बाद नंबर 4 पर आप सोचिए एलजेपी है। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी होगी नंबर 4 पर, लेकिन एलजेपी जो है वो चौथे नंबर पर यहां देखने को मिल रही है। एआईएमआईएम 6 सीटों के साथ यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें। तो ये अब हम देखिए 5 सीट पर आगे चल रही है। तो ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र में
और आज तक कभी भी देश की आज़ादी के बाद कभी भी जाहिर नहीं रहा और बड़े पैमाने पर लाखों लाख वोट कटाए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मतदान का अधिकार दिया है, लेकिन अफसोस है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मतदान का जो अधिकार दिया गया है उसको काटा गया है, वोट डालने का अधिकार से वंचित रखा गया। ये सब कारण हैं। इसके लिए सभी बैठकर रणनीति तय करेंगे और बहुत बड़ा संघर्ष की आवश्यकता है। दूसरा सवाल अखिलेश यादव ने भी कहा है, बिहार में जो खेल एसआईआर किया है वह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह चुनावी साजिश अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम खेल इसको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह पीपीटीवी मतलब पीडीए पहरी चौकन्ना रह करके भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगी। सही है, ये तो साबित हो गया है। 24 के चुनाव में सारे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे 37 सांसद जीते, लोकसभा में तीसरी शक्ति हुई, 5-7 सांसदों को गिनती में हराया गया। 6 हमारे सहयोग से कांग्रेस के हैं, तो 80 में 23-24 तो ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हारी ही है, हारेगी। जो कहा अखिलेश यादव ने वो सही कहा कि अब CCTV 100% सही कहा। उस पर सब काम हो गया है, काम हो रहा है। उन्होंने एसआईआर को लेकर भी सवाल किया है कि एसआईआर पर भी जो जिस तरीके से वहाँ बिहार में खेल के तो देखिए, आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं और वोट चोरी का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा विपक्ष उठा रहा है। हीरो वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब मैं सुबह से डिबेट कर रहा हूं सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता है, लेकिन राज शर्मा साहब जो है वो ईमानदारी से ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि देखिए जो एसआईआर का मुद्दा है वो तो है ही, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जमीन पर कितनी मेहनत की है वो भी देखने को नहीं मिली है। नेताओं ने तो मेहनत की है, ईमानदारी से ये बात मान रहे हैं वो। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ये जान रही है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, उनके कार्यकर्ता नहीं निकले, उनके पास नेतृत्व नहीं है, उनका नेतृत्व सीरियस नहीं है, तो बेहतर बात है। लोकतंत्र में अपनी कमियों की तरफ भी देखना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यदि ये चीजें मान रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लोकतंत्र में देखिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है और कांग्रेस किसी जमाने में एक बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी, पर उत्तर प्रदेश में वो बैसाखियों के सहारे चलने लगे, बिहार में बैसाखियों के सहारे चलने लगे, धीरे धीरे बैसाखियां भी टूट गई और जमीन पर आ गए। तो ये बात अगर शर्मा जी को कह रहे हैं और बहुत अच्छा अपने नेतृत्व के आगे भी कहें, पर मानना यह पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा नेतृत्व है। हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारे पास 2 बड़े चेहरे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी। इन 2 बड़े चेहरों पे जनता ने अपना विश्वास जताया। लगातार 20 साल एक कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो कम्बेंसी थी और इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। मुझे लगता है इसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए, बहानों से नहीं बहानों से बचना चाहिए। और ये जो बहाने गढ़े जा रहे हैं कि एसआईआर हो गया, चुनाव आयोग हो गया, इसने ऐसा कर दिया, वोट कटवा दिए, इन सब से निकलना पड़ेगा। कब तक अपनों को और अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को धोखा देते रहेंगे ये दल? बिल्कुल, लेकिन ये आरोप देखिए लगातार एसआईआर को लेकर लग रहे हैं और अखिलेश यादव ने ये आरोप जो लगाया है पहले से ही कहीं ना कहीं विरोध चल रहा था। आपने देखा ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है कि एसआईआर नहीं होने देंगे, वोट जो है वो अनावश्यक काटे जा रहे हैं इस तरह की। लेकिन यूपी में और पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में इसको लेकर लगातार एसआईआर को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी बनने वाला है, या एसआईआर को लेकर ये विरोध प्रदर्शन राजनीतिक दलों का अभी देखने को मिलेगा? क्योंकि चुनाव आयोग तो लगातार एसआईआर जो प्रक्रिया है वो चला रहा है। देखिए, एसआईआर चुनाव आयोग चला रहा और हर राजनीतिक दल का, और मुझे लगता है देश के हर नागरिक का यह दायित्व होना चाहिए कि वोटर लिस्ट में सही नाम रहे, जो नाम उसके परिवार के भी नहीं है। यदि वो बाहर नौकरी करने चले गए, विदेश चले गए, इस धरती पे नहीं रहे, उनके नाम कटवाएं। एक सही वोटर लिस्ट होगी तो सही नजारा सामने आएगा। और देखिए, बंगाल की रोज खबरें छप रही हैं अखबार में कि 47 लाख मरे लोगों का नाम था वोटर लिस्ट में। अब ये नाम कटेंगे, इसकी जगह कौन वोट डलवा देता था, इन सब से घबराहट है।
वो जो बोगस वोटिंग है उसको सभी लोकतंत्र में सभी दलों को और हर नागरिक को कंडेम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि संतुलित साफ सुथरी वोटर लिस्ट बने, जिससे कि लोगों को वोट डालने में भी आसानी हो। कई बार वोट डालने की तमाम समस्याएं इसी बोगस वोटर लिस्ट से होती हैं, वो दूर होनी चाहिए। और मुझे लगता है जनता के बीच में जाना चाहिए। केवल टेलीविजन चैनल पे बैठकर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थाओं की बुराई करके इतनी कर लेने वाले दल चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के सामने हारते जाएंगे, क्योंकि ये जनता का सामना नहीं कर रहे, जनता का आशीर्वाद इनके साथ नहीं है। जी राज शर्मा जी, आप क्या कहेंगे आप? चूंकि अब देखिए कहा जाए कि कहीं ना कहीं मेहनत थोड़ी कम तो दिखाई दी है, क्योंकि आरोप ये भी लगते रहे हैं कि चाहे वो गठबंधन को लेकर हो, जो अनबन पहले हो रही थी वो टाइम पर गठबंधन नहीं हो पाया, और उसके बाद तेजस्वी को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार ना करना, ये तमाम बातें हैं। और जो एक दोनों पार्टियों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए वो शुरुआत से ही दिखाई नहीं दिया, उसका भी एक परिणाम जो है वो भुगतना पड़ रहा है इंडिया गठबंधन को। नहीं शांतनु भाई, देखिए हारने की एक वजह नहीं होती है, हारने की वजह कई होती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमें जब पता था, हमारे गठबंधन को पता था कि ये हम लोग किसी अच्छे नेतृत्व की पार्टी से नहीं लड़ रहे थे। हमारा कंपटीशन उस पार्टी से था जिसको हेरा फेरी की बादशाही थे, ये हमें समझना चाहिए था। हम इनके हेरा फेरी नहीं पकड़े गए। ये बच्चे ने एग्जाम दिया, इन्विजिलेटर ने उसे नहीं पकड़ा, वो नकल मार के पास हो गया, वो आ गया, उसको गोल्ड मेडल मिल गया। ठीक इसी तरह इनका हुआ, लेकिन अब मिल गया, अब इसमें कुछ नहीं होने वाला। हमें देखना पड़ेगा, हमें वहां पे जहां पे नब्ज दुख रही है वहीं पे हाथ रखना पड़ेगा, तभी बीमारी का पता चलेगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी बहुत हेरा फेरी में इसे बादशाही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अच्छा नहीं लगता, मैं हर जगह एक बार कह रहा, आज एटलीस्ट ये कहने के लिए ये मेरे पास कि हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं हुई। इस तरह से जो अभी दिखा रहे, अगर इसमें 10, 12, 15, 20 जो भी हो, क्योंकि अब टाइम बीतता गया है। अगर हम आज कुछ नहीं बोलना, हम कुछ, अगर ये हेरा फेरी कर रहे थे, हमें हेरा फेरी पकड़ने का एक छड़ी बनानी थी, कोई तो बनाते, कुछ तो स्ट्रेटजी बना लेते ना हम लोग। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं बस, वो बेचारे क्या क्या करेगा, एक आदमी क्या कर लेगा भाई? तेजस्वी यादव भी क्या कर लेंगे भाई? आदमी कहते मुझे शांतनु भाई, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरी सत्ता में आए। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। ठीक है, अच्छा नहीं हुआ ये। ठीक है। अच्छा नहीं हुआ, बिहार की देवकीनंदन जनता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। देवकीनंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो टैली आप देख रहे हैं, 206 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है, और विपक्ष जो है वो लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं, और विपक्ष के आरोपों में कितना दम? मैं किसी के आरोप में दम की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, इन नतीजों को मैं एक तरीके से प्रो इनकम्बेंसी के रूप में देख रहा हूं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बीजेपी, मतलब बिहार में कितनी प्रो इनकम्बेंसी थी कि इस तरह का नतीजा आ रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के खिलाफ मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा पब्लिक में था, इसी वजह से यह नतीजा आ रहा है। नहीं तो तेजस्वी यादव विपक्ष में है और पब्लिक उनसे गुस्सा उतार रही है। बीजेपी 94 सीट जीत रही है, नजर आ रहा है, आपकी टैली है 94, 95 आगे पीछे हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में कोई ऐसा चुनाव हुआ होगा कभी जिसमें 95-94% का स्ट्राइक रेट रहा हो, लेकिन ये पहली बार 94-95% का स्ट्राइक रेट 20 साल की सरकार चलने के बाद है। 83% का जेडीयू का स्ट्राइक रेट है। ये कितनी अच्छी बात है। इस चुनाव को देखिए, जो कांग्रेस ने कहा कि मतलब हमारे लिए शर्मनाक है, अच्छी बात नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, हम लोग विपक्ष के लोग पब्लिक से कनेक्ट नहीं रखते हैं, तो ये माना जाएगा कि पब्लिक से कनेक्ट बीजेपी का और जेडीयू का है, और तभी इतनी सीटें आई हैं, 206 सीटें आई हैं। मुझे लगता है 200 हो सकता है शाम तक 243 तक पहुंच जाए। तो ये प्रो इनकम्बेंसी का आप क्या वजह मानते हैं सर? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा था कि वो बार बार पलटते हैं और इस वजह से उनके खिलाफ गुस्सा है पब्लिक में, लेकिन ये धरातल पर अब नहीं उतरता हुआ दिखाई दिया। नीतीश कुमार को लेकर कोई गुस्सा नजर नहीं आया, जैसा कि आप ही कह रहे हैं कि तेजस्वी को लेकर गुस्सा दिखाई दिया क्योंकि विपक्ष में है और तेजस्वी के खिलाफ पब्लिक अपना गुस्सा उतार रही है, ऐसा दिख रहा है परिणामों में।
शांतनु, जो नतीजे आए हैं मैं उन नतीजों के आधार पर अपनी ये बात कह रहा हूँ। पहले पहले तो गुस्सा, जो बात आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लेकर के गुस्सा था, बीजेपी को लेकर के गुस्सा था, पूरी गवर्नमेंट को लेकर के गुस्सा था, और वहां तेजस्वी को लेकर के प्रो इनकम्बेंसी थी उस समय। लेकिन अभी जो नतीजे आए हैं उसको देख करके मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रो इनकम्बेंसी जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी को लेकर के थी। तभी एलजेपी 29 सीट लड़ करके 20 सीट जीत रही है, 101 सीट लड़ करके जेडीयू 83 सीट जीत रही है, 101 सीट लड़ करके बीजेपी 94-95 सीट जीत रही है, और 143 सीट लड़ करके जो मुद्दों की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, जो पलायन की बात कर रहा है, जो मुद्दे उठा रहा है, वो 28 सीट पर आकर के सिमट गया है। तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि पब्लिक जो है तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा नाराज थी कि तुमने ये क्या कर दिया है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके और पलायन का मुद्दा उठा करके और इलेक्शन कमीशन का मुद्दा उठा करके, ये सारे मुद्दे उठा करके तुमने बहुत गलत किया है। इस वजह से तुमको हमको जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये तमाम तो मुद्दे हैं ही, लेकिन अपने दम पर 95 सीट जीतते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है, एलजेपी 20 सीटों पर, और बाकी जो सहयोगी हैं, चाहे वो हम की बात करें और हम पार्टी जो है वो जीतनराम मांझी की, वो भी 5 सीटों पर फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। तो यही आंकड़ा अगर हम जेडीयू को हटा भी दें देवकीनंदन जी, तो वो भी लगभग जो है वो बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है। देखिए बीजेपी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये आंकड़ा वहां तक जाएगा जहां तक बीजेपी फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में बनेगी। चाहे वो फुल फ्लेज इन द सेंस ये कि 95 अगर बीजेपी आ जाती है तो हम और एलजेपी ये लोग मिला करके 123 का डेटा कंप्लीट करेंगे। 123 तक ये डेटा जाएगा और जेडीयू मुख्य विपक्षी दल होगा। सर ये नया आप इंतजार कीजिए जी, आप इंतजार कीजिए। ठीक है, मैं हीरो वाजपेयी जी से इस पर रिएक्शन लेता हूं। सर क्या कहेंगे आप, ये जो नई थ्योरी देवकीनंदन जी बता रहे हैं? देवकीनंदन जी कल्पनाशील व्यक्ति है और बहुत पुराने अनुभव हैं इनके, और मुझे लगता है उसी कल्पना के तहत इनके मन में तमाम चीज़ें हिलोरे ले रही हैं। इन्होंने एक नया आंकड़ा निकाल दिया है। आंकड़ों की बाजीगरी करते करते तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक और तमाम राजनीतिक दल ये जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, जनता को झुठलाना, जनता का अपमान करना राजनीतिक दल के अलावा राजनीतिक विश्लेषकों को भी नहीं करना चाहिए। कह रही है आंकड़ा रात तक 243 पहुंच जाएगा। मुझे लगता है ये चुनाव, पूरी चुनावी प्रक्रिया, जनता के वोट डालने की प्रक्रिया का देवकी जी भी अपमान कर रहे हैं, और मुझे लगता है मुझे इनसे कहना चाहिए कि आप जनता का अपमान मत करिए भाई, वोटर का अपमान मत करिए। आपका राजनीतिक विश्लेषक कुछ भी कहता हो, आपके राजनीतिक तरंगें कुछ भी कहती हो, आपके मन में कुछ भी हिलोरे आ रही हो, पर ऐसा ना कहिए कि रात तक ये 243 हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। जनता जनार्दन है, वोट दिया, उसको स्वीकार करिए। हार गए राजनीतिक विश्लेषक भी कभी कभी किसी राजनीतिक पक्ष में और विपक्ष में मन में रहते हैं, और वही बात सामने आ जाती है। किसी का पक्ष विपक्ष मत लीजिए, चुनाव है, जनता ने वोट दिया है, हमें हराया भी है 20 जगह। ऐसा तो है नहीं कि इस देश में हम हारे नहीं है या हम हारते नहीं है। अगर यही सब चीजें होती तो रात तक हमने लोकसभा में 400 सीटें कर ली होती। तो देवकी जी का ये वक्तव्य मुझे लगता है इस डिबेट से निकाल दिया जाए। बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, इससे बहुत सारे जूनियर पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भ्रमित हो जाएंगे डिबेट में आने से। मुझे लगता है देखिए, जनता है, जनता का सम्मान करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, हमने डिलीवरी लोगों तक पहुंचाई है, इसलिए ये रिजल्ट आया है। और जो बात ये कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है, तो प्रो इनकम्बेंसी है, ये बात जनता के निर्णय से साबित हो रही है। जनता के निर्णय से साबित हो रही है प्रो इनकम्बेंसी है। और कभी कभी रिजल्ट बहुत अप्रत्याशित होते, उन्हें स्वीकार करना भी आना चाहिए, उसमें दंड फंद नहीं सोचना चाहिए। जी, वो ये बात वो भी कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है। जी देवकी जी, मैं हीरो जी ये नहीं कह रहा हूं कि 243 पहुंच जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी 123 का जो डेटा है वो जेडीयू माइनस करने के बाद पहुंच सकती है। गलत सोच मैं है, ये बात कह रहा हूं। आपकी गलत सोच और
ये तो अच्छी बात है, इसके लिए तो आपको गलत बधाई सोच, एक हमको कल्पना देना है, चाहिए कि आप कल्पनाओं को मत, 123 राजनीतिक विश्लेषण में कल्पना का कोई स्थान नहीं। अगर 123 सीट भारतीय जनता पार्टी बात तो पहुंच सही जाती कही है। है देवकी जी ने बात एक्सेप्ट तो सही देखिए, कही है। अगर तो इससे अगर अच्छी बात मगर क्या हो कहीं है सकती ही है? नहीं, राजनीतिक विश्लेषक सीधी सीधी बात है, अगर मगर क्या हैड आई बीन ए प्राइम मिनिस्टर मैं ये कर देता, इसकी कोई कल्पना लोक में है ही नहीं। अब तो यथार्थ रिजल्ट सामने है, अब कल्पना कहाँ है? ये तो चुनाव के पहले भ्रम फैलाया जा सकता था और फैलाया गया कि तेजस्वी को हम सीएम नहीं, वो नीतीश को हम सीएम नहीं बनाएंगे, उसके बाद भी जनता ने ये रिजल्ट दिया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप हीरो जी कह रहे हैं कि आप देवकी रंजन जी ये समझिए कि जब ये पहली बार गृहमंत्री अमित शाह का बयान सामने आया था कि देखिए रिजल्ट आएगा, उसके बाद विधायकों की बैठक होगी और हम ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इतना बवाल हुआ, विपक्ष ने इतना हो हल्ला किया और आप माइनस जेडीयू कर रहे हैं। सर, आप चुनाव के बाद तो बीजेपी माइनस जेडीयू की तो बात ही नहीं करने वाली है। नहीं, शांतनु, मुझे ये बताइए आप जी कि आपको ये सवाल हीरो जी से पूछना चाहिए कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। जी, आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। और आप शपथ लेते हुए देखेंगे जल्दी ये लैंडस्लाइड विक्ट्री पे नेतृत्व किसका है? नीतीश कुमार का। चेहरा किसका है? अमित शाह दे चुके हैं सर, देवकी रंजन जी वो भी कह चुके हैं कि कोई विकल्प ही नहीं है। सारी कल्पनाएं कोरी रह जाएंगी, जो कुछ भी आप सोचते हैं ये कल्पना है। राजनीतिक विश्लेषक करिए, हम तो देवकी जी आप हमारे मित्र हैं, हम जानते हैं आप बेहतरीन राजनीतिक विश्लेषण कर सकते हैं, पर आज आप कल्पना के लोक में जी रहे हैं। आज आप कल्पना से कह रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी साथी रहा है, कल्पना भी तो है भाई, आपको इतनी सीटें मिल गई जो दिख रहा है यहाँ पे, वो भी कल्पना के परे। सीट नहीं आई है तब भी अपने साथ रखा है। राज शर्मा जी कह रहे हैं आपको इतनी सीटें आ गई, वो भी कल्पना से परे है। उसी कल्पना में तो जी रहे लोग। मैं तो यही कह रहा हूँ, कल्पना से बाहर आइए, यथार्थ में जीजिए, कल्पना में मत जिए। यथार्थ में जीजिए, कल्पना में मत जिए। बीजेपी के नेता अब सोचोगे सीएम बन जाए। प्रो इनकम्बेंसी क्या कल्पना है हीरो जी? प्रो इनकम्बेंसी तो कल्पना नहीं है ना। प्रो इनकम्बेंसी का बात ही क्या कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं सारी सीटें बीजेपी जीत जाएगी और तेजस्वी ने सही बात उठाई। अरे भाई, भ्रष्टाचार और जंगल राज से मुक्ति नहीं पा पाए, परिवारवाद से मुक्ति नहीं पा पाए, जनता ने रिजल्ट दे दिया। जनता ने रिजल्ट दे दिया, कल्पना का, ये तो यथार्थ है। और यथार्थ को झुटलाने के लिए कल्पनाशील बातें की जा रही। देखिए, माइनस कल को ना बनाया नीतीश जी को मुख्यमंत्री, फिर टीवी पे बोलना पड़ेगा। बात को समझो, अभी आगे बढ़कर नहीं बोलना हीरो भाई, बात को समझो। अरे भाई, आज आपसे बेहतरीन अनुभव है मेरा चैनल पे, तुम्हें से कोई नहीं कह पाया। शर्मा जी, आपसे बेहतरीन अनुभव है मुझे राजनीति का। अरे भाई, हम तो सर्विस क्लास रहे, हमें क्या है। और एक बात सुन लीजिए, कोई अनुभव नहीं होता तो विधायक बन गए, आप सभासद बन गए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। जरूरी नहीं है कि जो आदमी विधायक बन जाए वही अनुभव। फिर क्या अनुभव? विधायक तो कोई भी बन सकता है, जिसको टिकट दी जाएगी विधायक। अनुभव जैसे, अच्छा ये बताइए, 101 यदि रिजल्ट 95 आ रहा, अरे आप कोई फिर भी हारे ना। अरे भी हार रहे ना। अरे बताइए, कोई इलेक्शन लड़े फिर क्या अनुभव यार? अरे भाई, कोई नहीं भाई, कोई इलेक्शन होता है क्या राज जी? फिर क्या विधायक की लड़े? राजनीति में आ गए, मुझे बहुत बरस हो गए पार्टी में। अच्छा, बहुत बरस हो गए पार्टी में, मेरा अनुभव आपसे बहुत ज्यादा है। अरे आपको नौकरी छोड़कर बैठ जाने वाले का कोई अनुभव नहीं है। अरे मेरी बात तो समझो ना हीरो भाई, भाई गारंटी आपको मिला तो चैनल पे क्यों बैठे हो? जाके राहुल गांधी को समझाओ। कोई अनुभव नहीं है आपके पास, जाके राहुल गांधी को समझाओ। तालाब में कूदने से वोट नहीं मिलता, कोई भी अनुभव नहीं है। अभी आप देवकी भाई की बात वोट नहीं मिलेगा। हेलो, आज मैं कह रहा हूँ, आप नहीं बनाओगे नीतीश जी को, नहीं बनाओगे। वो हमारे बहुत पुराने साथी है, अरे हमारा उनका 30 साल पुराना परिचय है। हीरो भाई, 30 साल पुराना परिचय है। अरे आप लोग जितने हेरा फेरी वाले हो, उसे पकड़ने में हम नाकामयाब रहे, बस कुछ नहीं। कोई नहीं, सही है बात। और देवकी भाई, आप जनता की नब्ज पकड़ने में नाकामयाब रहे हो। उत्तर प्रदेश में 30 साल से नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हो, 34 साल से। अरे आप फिर वही बात है, कितने एमपी हैं आपके? आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हो। अरे अब कम से कम अपनी पकड़ो, देखो चल रही है, धड़क रही है कि नहीं धड़क रही। हीरो भाई, एक बात कहूं,
आपको मैं अनुभव में बड़ा मान जाता अगर आज आप खुशी के दिन में आप ठीक है, नाजायज लेकिन बातें ना करते। ठीक है राज जायज साहब, रहते, वक्त की कमी है, सॉफ्ट वक्त की रहते। कमी है। कहा जाए अरे कि भाई, आप अब हार से माइनस इतना देखिए, विचलित माइनस हो ना। जेडीयू की बात तो आप नहीं ये ही हो स्वीकार सकती करो, लोकतंत्र है। एक में बार हार करने और की जीत कोशिश दोनों की रहती गई, है। लेकिन बीजेपी को ये रियलाइज हो गया था कि देखिए नीतीश के बिना काम नहीं चलने वाला है। और ये सच भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जमीन पर जो देख रहे हैं, जो टैली आप देख रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है, बीजेपी का भी है नो डाउट, लेकिन नीतीश कुमार के बिना शायद सरकार बनाना इतना आसान नहीं होने वाला था। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और बिहार चुनाव की कवरेज लगातार जारी है।